बांग्लादेश का रेवोल्यूशन पॉलिटिशियंस से नहीं बल्कि स्टूडेंट्स से शुरू हुआ। जून 2024 में हाई कोर्ट ने जॉब क्वोटा सिस्टम को फिर से लागू किया, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स का 56% कुछ खास ग्रुप्स के लिए रिजर्व कर दिया गया था। 30% 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए, लाखों यंग एजुकेटेड बांग्लादेशियों के लिए या उनके फ्यूचर के लिए एक बंद दरवाजे जैसा लगा। आउटरीच फैल गया। देश भर के स्टूडेंट एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट के तहत एक हुए और रिफॉर्म की मांग की। मेरिटोक्रेसी और फेयरनेस के लिए उनकी पुकार पूरे देश में गूंजी और तेजी से मोमेंटम गेन किया। जुलाई तक यूनिवर्सिटी टीचर्स और पब्लिक एम्प्लॉइज भी इसमें शामिल हो गए और नए पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, जिससे रिटायरमेंट बेनिफिट्स कम हो गए थे। यह मूवमेंट एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया, स्टूडेंट्स, टीचर्स और वर्कर्स, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो रिग्ड और अनरिस्पॉन्सिव माना जाता था। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की गवर्नमेंट को अब एक ऐसे क्राइसिस का सामना करना पड़ा जिसने राज्य की नींद हिला दी। कॉन्फ्रंटेशन के लिए मंच तैयार था जो बांग्लादेश को हमेशा के लिए बदल देगा। गवर्नमेंट का जवाब फोर्स था, डायलॉग नहीं। एक टेलीवाइज्ड स्पीच में प्राइम मिनिस्टर हसीना ने प्रोटेस्टर्स का अपमान किया, उन्हें राजाकार कहा, ट्रेटर्स के लिए एक टर्म। इस इंसल्ट ने फ्यूरी को भड़का दिया और प्रोटेस्ट्स को डिग्निटी की लड़ाई में बदल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वायलेंस फैलाया, लीव एम्युनिशन, टीयर गैस और मैस अरेस्ट से सड़कें भर गई। गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया, कर्फ्यूज लगाए और 11,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया। 600 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जिससे विक्टिम्स मार्टर्स बन गए और मूवमेंट को और बढ़ावा मिला। प्रोटेस्ट एक नेशन वाइड नॉन कोऑपरेशन कैंपेन में बदल गए, जिसमें हसीना के रेजिग्नेशन की मांग की गई। लोगों के रेवोल्यूशन के लिए एक होने से रिजीम की लेजिटिमेसी क्रम्बलिंग हो गई। बांग्लादेश हिस्टोरिक चेंज के कगार पर था। 5 अगस्त 2024 लाखों लोग ढाका पर मार्च कर रहे थे, कर्फ्यू और डर की परवाह किए बिना। मिलिट्री, जिसे सिविलियंस पर फायर करने का आदेश दिया गया था, ने मना कर दिया और लोगों का साथ दिया। हसीना की पावर खत्म हो गई। आइसोलेटेड होकर वह इंडिया भाग गईं, जिससे उनके परिवार का लंबा शासन समाप्त हो गया। करप्शन और रिप्रेशन से सालों की फ्रस्ट्रेशन आखिरकार फूट पड़ी थी। मिलिट्री ने तुरंत एक सिविलियन इंटरिम गवर्नमेंट को सक्षम किया। 8 अगस्त को नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस ने चीफ एडवाइजर के रूप में शपथ ली। इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी शामिल थे, को ऑर्डर बहाल करने और फ्री इलेक्शंस की तैयारी करने का काम सौंपा गया था। कई लोगों के लिए ये एक सेकंड लिबरेशन जैसा महसूस हुआ। बांग्लादेश के लिए एक नया चैप्टर, एक ऐसे राष्ट्र में उम्मीद लौट आई जिसे लंबे समय से इससे वंचित रखा गया था। रेवोल्यूशन डीप इकोनॉमिक पेन से फ्यूल्ड था। बढ़ती इन्फ्लेशन और जॉबलेसनेस ने लाखों लोगों के लिए डेली लाइफ को अनबेरेबल बना दिया था। प्राइवेट सेक्टर स्टैग्नेट हो गया, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और गवर्नमेंट जॉब्स पहुंच से बाहर लगने लगे। करप्शन और बैंकिंग क्राइसिस ने ट्रस्ट को इरोड कर दिया, जबकि फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए। हसीना के गिरने से पहले भी बांग्लादेश को सरवाइव करने के लिए IMF बेलआउट की जरूरत थी। नई इंटरिम गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और जॉब्स पैदा करना। रिफॉर्म स्मॉल बिजनेसेस और करप्ट बैंकिंग सेक्टर को टारगेट करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बहाल हो सके। इस ट्रांजिशन की सक्सेस इकोनॉमिक जस्टिस और अपॉर्चुनिटी देने पर निर्भर करती है। तभी बांग्लादेश का नया डेमोक्रेसी ट्रूली रूट ले सकता है। बांग्लादेश के रेवोल्यूशन ने रीजन में शॉक वेव्स भेजे। इंडिया ने हसीना में एक की एलाई खो दिया और अब बॉर्डर सिक्योरिटी और मिनॉरिटी सेफ्टी के बारे में चिंतित है। चाइना अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी देखता है, जबकि यूएस कॉशियसली रिफॉर्म्स का स्वागत करता है, लेकिन बीजिंग के मूव्स पर नजर रखता है। घर पर इंटरिम गवर्नमेंट को अनरेस्ट, स्पोरेडिक वायलेंस और ट्रस्ट को फिर से बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। मिनॉरिटीज की रक्षा करना और डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला करना अर्जेंट टास्क्स हैं। इंस्टीट्यूशंस को फिर से बनाना और लेट 2025 तक फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करना लास्टिंग डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। नई गवर्नमेंट को सभी पार्टीज के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना होगा, जिसमें साइडलाइंड अवामी लीग भी शामिल है।
स्टूडेंट रेवोल्यूशन ने एक अधिक जस्ट इंक्लूसिव बांग्लादेश के लिए दरवाजा खोल दिया है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन सालों में पहली बार होप ब्राइट जल रही है।